बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 के तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हमने इसके जो बुक के 8 न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखने हैं। तो कल हमने इन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड फार्मूलों को हमने एक नज़र देखा था। ये आपके सामने जो पहला लिखा हुआ है ये वर्क का फार्मूला है। वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसमें थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान पाए जाने वाला एंगल है। एफ और डी जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। वर्क का यूनिट आप जूल होता है जी वर्क का यूनिट। पावर के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये है वर्क अपॉन टाइम और एक ये है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, जबकि पावर का यूनिट होता है वाट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh। एनर्जीज के लिए भी हम यूनिट जूल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये हमने कल का जो हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था उससे ये हमने फार्मूला निकाला था, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कि जब ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट से नीचे गिर रहा होता है तो उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही होती है, गेन कर रहा होता है। तो जितनी पोटेंशियल लूज होती है उतनी ही काइनेटिक गेन होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी। कल हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। उसके बाद एनर्जी वर्क के बराबर होता है, ये हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी दोगे तो उस ऑब्जेक्ट में वर्क पैदा होगा, जितनी एनर्जी दोगे उतना वर्क पैदा होता है। लिहाजा एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। फोर्स का अगर हमारे पास यही लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मामलात होंगे तो हम ज़्यादातर फोर्स को mg के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स जो है वो वेट भी एक फोर्स होती है और वेट का फॉर्मूला होता है mg। और ये दो कन्वर्जन जरा ध्यान में रखनी होंगी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, और ये वेलोसिटी को कन्वर्ट करने का, अगर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड। इस कन्वर्जन को हम काफ़ी चैप्टरों में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ता जाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख नहीं रहा मैं सिर्फ पढ़ता जाऊँगा और हम इसका हाथ के हाथ डेटा बनाते जाएंगे। न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने, चूंकि हम ये 8वां चैप्टर कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए होंगे। सॉरी, 7 चैप्टरों के न्यूमेरिकल किए होंगे, पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो 6-7 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं हमने। जो प्रोसीजर होता है न्यूमेरिकल का हमने उसको कई दफ़ा डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। उस डेटा में हम सवाल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, मालूमात दी हुई होती है, वो लिखते हैं। उसके बाद कन्वर्जन को देखा जाता है। अगर हमारे पास कोई भी यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको कन्वर्जन की हेडिंग में उसको सही करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। फिर एक हेडिंग डालते हैं हम फार्मूले की, जिसके अंदर हम फार्मूला लिखते हैं, जो फार्मूला में यूज़ करना है वो फार्मूला लिखा जाता है। सोल्यूशन के अंदर फिर हम उस फार्मूले को अप्लाई करके जो चीज़ मालूम करनी है वो मालूम करते हैं और आखिर में आंसर। तो ये हेडिंग्स ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाल देते हैं। बुक में न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया गया है, वर्क मालूम करना है। हाउ मच वर्क इज डन, इसका मतलब होता है कितना काम किया गया है, यानी कि वर्क आपको मालूम करना है। टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टली आपने, यानी हॉरिजॉन्टल कहते हैं ऐसे एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टली आपने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस का मतलब होता है आपने उसका डिस्प्लेसमेंट तय किया है, उसने कुछ फासला तय किया है, मूव कुछ। कितना मूव किया आपने उसको? 40 मीटर। तो ये 40 मीटर जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास जो है वो 200 न्यूटन। ठीक है, आपसे कह रहे हैं विद एन एंगल हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ये आपके पास थीटा यानी एंगल हो गया 30 डिग्री। तो आसान सवाल है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी हॉरिजॉन्टली 40 मीटर। कितना काम करना पड़ेगा अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर हॉरिजॉन्टली उसको डिस्प्लेस करें, यानी उसको मूव करें 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की फोर्स के साथ। अगर आप 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट 40 मीटर दूर जाता है, कितना वर्क होगा? एंड द एंगल इज 30 डिग्री।
ये हमारे पास डेटा हो गया। वर्क हमें मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स और एंगल हमें दिया हुआ है। कन्वर्जन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो दोनों क्वांटिटीज दी हुई है वो सही प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए, फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, वो इसी यूनिट में है, लिहाजा कन्वर्जन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनसे रिलेट हम फॉर्मूला लगा देते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे पास वर्क, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और थीटा, जाहिर सी बात है वर्क का फॉर्मूला यूज होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सारी चीजें इस फॉर्मूले में आपके पास मौजूद है। फोर्स भी आपके पास मौजूद है, डिस्टेंस भी आपके पास मौजूद है और ये एंगल थीटा भी आपके पास मौजूद है। लिहाजा आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, अब इस फॉर्मूले को यूज करें और वर्क कैलकुलेट कर लें। वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। वैल्यूज डालते हैं। फोर्स हमारे पास है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और थीटा हमारे पास है 30। 200 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हमारे पास होता है, चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, कॉस 30 हमारे पास होता है 0.866। फाइनली अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.866 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8000 से, आपके पास आ रहा है आंसर 6928 यूनिट होता है इसका जूल्स। ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है जी, तो एक आसान न्यूमेरिकल था। आपसे कहा जा रहा था कि कितना काम किया जाएगा अगर आप ऑब्जेक्ट पर 200 न्यूटन फोर्स लगाकर उसको 40 मीटर का फासला तय कराएं और एंगल हो आपके पास 30। तो आपने ये सब लिखा, इसको सॉल्व किया आसानी से, एक ही फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी हम डेटा बनाएंगे। पढ़ता जाऊंगा, डेटा बनाते जाएंगे। व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, क्या होगी एक इंजन की पावर। पावर मालूम करनी है, एक इंजन आपके पास मौजूद है, उसकी पावर मालूम करनी है। व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, इंजन की पावर क्या होगी। दैट पुल्स 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, पुल मतलब खींचना। एक इंजन की पावर क्या होगी जो कि 1000 किलोग्राम की गाड़ी को खींच रही है। पुल 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, 1000 किलोग्राम की गाड़ी को खींच रही है। यूनिट से भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं ये 1000 किलोग्राम क्या हो गया। बताएं जरा माइक खोल के, व्हाट इज दिस 1000 किलोग्राम, ये कौन सी क्वांटिटी है। बताएं बताएं, माइक खुला हुआ है। एट अ स्टेडी स्पीड, पूछा आपने, ये 1000 किलोग्राम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट देखें। मैं कह रही हूँ आपने क्या पूछा, फिर से बोलें। मैंने आपके सामने दो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, मुझे बताएं ये है कौन सी। एक ये 1000 किलोग्राम और ये एक 10 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या कहलाती 10,000 किलोग्राम है मास, है। और 10 मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। शाबाश शाबाश। ठीक है, तो अब हम सवाल पढ़ते हैं दोबारा। कह रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, एक इंजन की पावर क्या होगी। लिहाजा मैंने लिख दिया पावर क्वेश्चन मार्क। दैट पुल्स 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, जो 1000 किलोग्राम की गाड़ी को खींच रही है। अब किलोग्राम चूंकि मास का यूनिट होता है तो ये 1000 किलोग्राम मास हो गया। एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आपको दी हुई है अलॉन्ग अ लेवल रोड, एक सीधे रोड पर। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। पावर आपको मालूम करनी है, मास और वेलोसिटी आपको दी हुई है। अच्छा, अब हम कन्वर्जन को देखते हैं। अगर हम कन्वर्जन को, तो हमारे पास मास किलोग्राम में है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये। वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड में, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है। तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर लिखेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम। अच्छा जी, अब आपके पास चूंकि पावर मालूम करनी है तो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम,
एक तो ये होता है जी वर्क डिवाइड, अच्छा जी पावर का एक यूनिट होता है हमारे पास जी, एक फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और एक फॉर्मूला हमारे पास पावर का है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को तो आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में वर्क और टाइम चाहिए होता है, ना तो आपके पास वर्क है ना आपके पास टाइम है। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का, इसमें से वेलोसिटी आपके पास मौजूद है, फोर्स आपके पास नहीं है, तो फिर आप पहले फोर्स मालूम करेंगे। फोर्स आप मालूम करेंगे एम जी वेट, क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट को, इस गाड़ी को खींचने के लिए कितनी फोर्स लगा दोगे, जितना इसका वजन होगा, जितना इसका वेट होगा उतनी फोर्स लगा दोगे। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज को खींचते हो तो कितनी फोर्स लगाते हो, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो यहाँ पर हमें कितनी फोर्स लगानी होगी, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, इस फॉर्मूले से हम फोर्स मालूम कर लेंगे। तो हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहला हम फोर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम जी, और उसके बाद जब हमारे पास फोर्स आ जाएगी तो फिर हम पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एफ वी। ठीक है जी, तो ये हमने दो फॉर्मूले यूज करना है, लिहाजा मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। अभी हमने बात की हमें सबसे पहले फोर्स चाहिए होगी। फोर्स का फॉर्मूला होगा एम जी। मास आपके पास है गाड़ी का 1000 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू आप सबको पता है 9.8। तो फोर्स आपके पास 1000 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9800 न्यूटन। फोर्स आपके पास आ गई। अब आप जो असल चीज मालूम करनी है पावर, उसको मालूम करें। पावर का दूसरा फॉर्मूला लगा के फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फोर्स आपने निकाली है 9800 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपके पास है 10। दोनों को मल्टीप्लाई करें, पावर आपके पास आ जाएगी 98000। पावर का यूनिट होता है वॉट्स। ये आपके पास पावर हो गई जी, ये आपके पास आंसर निकाल लिया। तो सवाल मुश्किल नहीं है, बस ये समझने के दो फॉर्मूले यूज किए हैं। पहला फॉर्मूला हमने फोर्स निकाली और फिर हमने पावर निकाली। फोर्स के लिए हमने एम जी का फॉर्मूला यूज किया, पावर के लिए हमने एफ वी का फॉर्मूला यूज किया। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं विद व्हाट वेलोसिटी, व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, इस बार आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। v is equals to क्वेश्चन मार्क, with what velocity can a 1960 watt motor raise a mass of 100 किलोग्राम। किस वेलोसिटी के साथ 1960 वॉट की मोटर 100 किलोग्राम पानी को ऊपर पहुंचाएगी। दो नंबर आ रहे हैं, दो मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं मेरे पास। एक है जी ये 1960 वॉट और एक ये 100 किलोग्राम। यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। वॉट यूनिट होता है पावर का, तो ये जो आपको 1960 वॉट दी हुई है, इट इज द पावर ऑफ द मोटर। ये आपको उस पानी की मोटर की पावर दी हुई है। और किलोग्राम यूनिट होता है मास का, तो ये आपको मास दिया हुआ है। सवाल क्या है जी, विद व्हाट वेलोसिटी कैन अ 1960 वॉट मोटर रेज अ मास ऑफ 100 किलोग्राम। कितनी रफ्तार के साथ एक 1960 वॉट की पावर मोटर 100 किलोग्राम की चीज को ऊपर पहुंचाती है। इजी वन, आसान चीज है। ठीक, इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, पावर और मास हमें दिया है। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों यूनिट आपके पास सही है। फॉर्मूले पर आते हैं। अच्छा जी, अभी हमने देखा कि हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, वो बेकार है क्योंकि ना हमारे पास टाइम है ना यहाँ पर हमारे पास वर्क है। अच्छा जी, अब पावर का फॉर्मूला दूसरा हमारे पास बचता है जी ये वाला एफ वी। चलिए वी आपको मालूम करनी है, पावर आपको गिवन है वी ये 1960। वेलोसिटी आपको मालूम करनी है लेकिन फोर्स नहीं है। और फोर्स हमने अभी देखा था, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पर एम जी। मास आपके पास दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में
पावर के फॉर्मूले में एफ की जगह आप mg डाल दें, mg डाल दिया आपने एफ की जगह, और v एज इट इज। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे क्योंकि आपके पास इस फॉर्मूले में पावर भी है, मास भी है, g की वैल्यू आप जानते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा जी, पावर का पावर इज इक्वल टू mg। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। एक्चुअल में हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है f मल्टीप्लाई बाय v, बस मैंने f की जगह वैल्यू डाल दीजिए mg। सॉल्यूशन पर आते हैं जी, सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो फॉर्मूला लिया, mgv, वैल्यूज डाली, पावर आपके पास है 1960 इक्वल्स टू मास आपके पास है 100 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है 9.8, और फिर ये वेलोसिटी 1960, 100 को 9.8 से आप मल्टीप्लाई करें 980 हो जाएगा, 980 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ गया, देखिए डिवाइड पे आ गया, और डिवाइड करें इसको आप 1960 को डिवाइड कर दें आप, 2 आंसर आएगा। हाँ, वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। ये न्यूमेरिकल भी मुश्किल नहीं था, आसान न्यूमेरिकल था। आपसे कह रहे थे कि क्या वेलोसिटी होगी अगर एक 1960 वॉट की मोटर 100 किलोग्राम मास पहुंचा रही है। तो आपको यह पावर कहा हुआ नहीं है, आपने यूनिट देख कर अंदाजा लगाया, वॉट है और वॉट यूनिट पावर का होता है, तो आपने कहा जी 1960 जो है वो पावर हो गई, किलोग्राम जो है वो मास हो गया। फॉर्मूला आपने वही f मल्टीप्लाई बाय v वाला फॉर्मूला यूज किया है पावर के लिए, यहाँ पर f नहीं था तो आपने f की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, mg डाल दिया। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका डेटा बनाएंगे अब इसका डेटा आप बनाएंगे, माइक खोले रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा आप बनाएंगी, मैं सवाल पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे बताते जाइएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है। अब y of mass 50 kilogram on motorbike is moving with 20 meter per second। बताएं जी, अब y of mass 50 किलोग्राम, मेरे पास बुक है। मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास बुक है तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा में क्या क्या है मेरे पास, ये तो अच्छी बात होगी। मास इक्वल टू 50 kg शाबाश, और दूसरी चीज क्या दी हुई हमें, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। शाबाश। आपको कहा जा रहा है, इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़का है 50 किलोग्राम का, वो एक मोटरसाइकिल पर जा रहा है और मोटरसाइकिल मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने मास लिख दिया 50, वेलोसिटी लिख दिया 20, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है। कन्वर्जन की जरूरत है यहाँ पे हमें, बताएं। निशा, जी कन्वर्जन की जरूरत है। आप फिर से बोल रहे हैं, आवाज कट गई। हाँ अच्छा, कन्वर्जन की जरूरत है। अब आप सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ लिखूंगा, मैं नन्ना बच्चा हूँ जो लिखेगा बस। बताएं, कन्वर्जन करूँ? नहीं, सब यूनिट सही है। सब यूनिट सही है, चलो हटा दिया। फॉर्मूला बताएं कौन सा लगेगा। हाँ जी, फॉर्मूले में क्या लिखूं? बताएं। 1/2 mv²। शाबाश, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये फॉर्मूला सबसे बेहतरीन है क्योंकि दोनों चीजें आपके पास मौजूद है, मास भी आपके पास मौजूद है 50 और वेलोसिटी भी आपके पास मौजूद है। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लें, 1/2 मास की जगह आप डाल देंगे 50 वैल्यू, और वेलोसिटी आपके पास है 20। फॉर्मूले में स्क्वायर है वेलोसिटी का तो हमने भी कर दिया, 2 1 2, 2 25 50। यहाँ पर आपके पास 1/1, ये तो बेकार होता है, 25 बचा, मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर होता है 400। ये हो जाएगा जी 100 और फिर 20, 10,000। काइनेटिक एनर्जी चूंकि एनर्जी है लिहाजा इसका यूनिट जूल लिखा हमने, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, तो आंसर क्या है जी, 10,000 जूल। उस मोटरसाइकिल में मौजूद बच्चे की
जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10,000 जूल्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो छोटा सा बहुत आसान सा मासूम सा न्यूमेरिकल है, तो मैं खुद भी कर देता हूँ। मुश्किल न्यूमेरिकल कराऊंगा आपसे। 5 में कह रहे हैं व्हाट इज द पीई। पीई कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टोर बाय अ कार, एक गाड़ी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो क्या होगी, ऑफ वेट W, वेट 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन उसका वेट है एक गाड़ी का, और लिफ्टेड 5 मीटर स्ट्रेट अप, और उसको आपने 5 मीटर जो है ऊपर उठाया है। ऊपर उठाते हैं तो हम डिस्टेंस को हाइट कहते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो हाइट कहते हो, आप डिस्टेंस नहीं कहते हो। तो आपसे कह रहे हैं गाड़ी में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर गाड़ी का वेट जो है वो 2000 न्यूटन है और उसने हाइट जो है 50 है, 5 लिख दिया मैंने, और उसने आपने उसको कितना ऊपर उठाया हुआ है जी, 50 मीटर ऊपर लेके गए हो। 50 मीटर जो है वो हाइट हो गई। यूनिट आपके पास सही है जी, वेट आपका फोर्स होता है और वो उसका यूनिट न्यूटन होता है, और हाइट का यूनिट आपका सही है। तो फॉर्मूले पर आते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो आपको याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh। अब यहाँ पर हमारे पास मास नहीं है, वेट दिया हुआ है। जरा गौर से देखिएगा ये mg क्या होता है, mg इज इक्वल टू वेट। व्हाट इज mg? वेट के बराबर होता है mg। तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, mg की जगह वेट लिख दें। mg की जगह हम वेट लिख देंगे तो ये हो गया पावर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैं इसको जरा सही तरह लिख देता हूँ क्योंकि मैंने पावर लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला है जी mgh। हम mg को पता है जी, हमें कि mg जो होता है वो वेट के बराबर होता है, लिहाजा हमने mg हटा के वेट लिख दिया क्योंकि हमने वेट दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ। अगर आप चाहें तो वेट से मास निकालें और उसके बाद डायरेक्ट mgh वाला फॉर्मूला लगा लें, वो भी सही है। आपको वेट दिया हुआ है, आप इस वेट को g से डिवाइड कर दोगे, मास आ जाएगा, और फिर आप पावर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही रख लेंगे, फिर mgh मास फिर g और फिर h पर दिए। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला रखना है जी, वेट हमारे पास है 2000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है 50। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 5 टू 10 और फिर 4 0, ये आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 1,00,000 जूल। 2 लाइनों का सवाल था। आगे बढ़ते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं अ बॉक्स इज पुश 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेवल सरफेस, ये आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो। तो आपसे कह रहे हैं कि एक बॉक्स है, अ बॉक्स इज पुश 5 मीटर। आपने एक बॉक्स को पुश मतलब धक्का दिया, कितना धक्का दिया, 5 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया, कितना डिस्टेंस तय किया उस बॉक्स ने, 5 मीटर का। अ बॉक्स इज पुश 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस। आपने एक बॉक्स को धक्का देके 5 मीटर उसको ट्रेवल करवा दिया जी, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो है 200 न्यूटन की। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉडी, आपको वर्क बताना है, ठीक है जी। ये मामला है, आपके पास ऐसे एक ऑब्जेक्ट था, आपने इस पे फोर्स लगाई कितनी, 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, डिस्टेंस आपके पास है 5 मीटर। वर्क बताना है आपको। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट आपके पास सही है। फॉर्मूले की तरफ आते हैं, वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। वर्क का फॉर्मूला कौन सा होता है, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। सोल्यूशन करते हैं जी, सोल्यूशन के लिए हम इस फॉर्मूले को दोबारा लिख लेते हैं, FD cos थीटा, वैल्यूज डालेंगे, FD cos थीटा वैल्यूज डालें। फोर्स आपके पास है 200 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस। अच्छा जी, अब थीटा देखें जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होगा, 0। पॉजिटिव वर्क याद होगा, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रही होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन सेम होती है, तो फिर कोई एंगल नहीं होता, एंगल होता है 0।
लिहाजा cos 0 कर दिया। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 to the 10,000, और cos 0 जो होता है, cos 0 वो 1 के बराबर होता है। 1 आप लिखते नहीं हो, ये वर्क आ गया आपका। और कितना किया आपने ऑब्जेक्ट के 1000 जूल। छठा सवाल हो गया जी। अब आते हैं आगे, 7वें सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा बनाते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है ऑफ 2000 किलोग्राम कार। 2000 किलोग्राम की गाड़ी है, किलोग्राम मास होता है। ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का यूनिट है जो कि स्टैंडर्ड नहीं होता। ये आपके पास सिंपल सा डेटा है। आपसे कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एक गाड़ी की जिसका वजन 2000 किलोग्राम है और उसकी रफ्तार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर। आइडिया हो गया होगा आपको कि वेलोसिटी सही यूनिट में नहीं है। यहाँ हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। कन्वर्जन की हेडिंग डालते हैं जी। वेलोसिटी आपको दी हुई है जी 90, लेकिन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर को पर आवर में मीटर पर सेकंड में ले जाना है। हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करते हैं जी इसको हम। 90 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये जाएगा 90,000। इसको डिवाइड करेंगे आप 3600 से, 2 जीरो में भी लगा देता हूँ, 25। 3600 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 25। और अब ये वेलोसिटी आपके पास आ गई मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपकी सही हो गई। अब आप फॉर्मूला लिखें जी और फिर सोल्यूशन लगा दें। फॉर्मूला एंड देन सोल्यूशन। जाहिर है जी काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही लगाएंगे आप। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। दोनों आपको वैल्यूज दी हुई है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है गाड़ी का, 2000। वेलोसिटी कितनी, कन्वर्टेड वेलोसिटी लेंगे हम 25। 2 1 2, 2 1 2 और ये 3 0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25,000 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इजी है। तो इस चीज में एक नई चीज क्या थी जी, बस आपके पास एक ही नई चीज थी। अरे वाह, मेरा आंसर क्यों बोला दादा जी। अगर मैं कन्वर्जन चेक करूंगी तो कन्वर्जन भी शुरू करो। 1 मिनट रुकिएगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 25। सही है जी, बुक का आंसर शायद गलत है। अच्छा हाँ ना, एक गलती तो मैं कर रहा हूँ, बुक का आंसर गलत नहीं होता है, मैं गलत कर रहा हूँ। एक गलती करिए जी मैंने, बताया क्या सोचे, मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं किया। फॉर्मूले में होता है 1/2 mv²। मैंने यहाँ v लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं किया। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 को 1000 से हमने डिवाइड किया था, 2000 से डिवाइड किया था, हमारे पास 1000 आंसर आया था। और 25 का स्क्वायर करेंगे हम, ये होता है 625। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 625 और फिर 3 0 जूल्स। अब आपके पास आंसर आ गया करेक्ट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है जी, डेटा बनाएंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 10 न्यूटन, फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक 10 मीटर की ऊंचाई से वो नीचे गिर रहा है। ये लॉ इंटर कन्वर्जन वाला मामला हो रहा है। इंटर कन्वर्जन में भी तो यही किया था ना, हमने एक ऊंचाई पे ले जाके ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया था। ये बिल्कुल ऐसा मामला हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट का वेट आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आपने उसको 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। लंबाई में वर्टिकली हम डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, या डिस्टेंस कह रहे हैं वो, लेकिन हम हाइट लिखते हैं क्योंकि वर्टिकल ऊंचाई से गिराते हो आप। तो एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, हमने वेट लिख दिया। फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, हमने हाइट लिख दी।
व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो जमीन से टकराने लगेगी उस टाइम की वेलोसिटी आपको बताना। अस्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, तसव्वुर करें यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये वही वाला मामला हो गया जो हमने पढ़ा था कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 10 न्यूटन, आपने इसको ऊंचाई से फेंक दिया, ये हाइट कितनी है 10 मीटर, आपको बताना है इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो। ये वही है जी, इंटर कन्वर्जन वाला हमने जो किया था, न्यूमेरिकल यूनिट हमारे पास सही है लिहाजा कन्वर्जन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हम सोल्यूशन फार्मूले पर आ जाते हैं। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन ही कर रहा हूँ, आप फार्मूला भी लिखिएगा पहले। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वही वाला मामला है जिस मामले के अंदर हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का तस्करा किया था। हमने ये किया था, एक ऑब्जेक्ट को एक ऊंचाई पे ले जाके फेंक दिया था और हमने उसकी टोटल एनर्जी निकाली थी। तो यहाँ उसी का ही फार्मूला लगाएंगे आप, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डालें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में गेन, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डाल दें 1/2 mv²। तो हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिया, पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दोनों की फार्मूले डालते, दोनों के वैल्यू डालते। मास से मास आपके पास कट गया, क्या बचता है जी gh इज इक्वल टू v²/2, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू v²। अब आप वैल्यूज डाल दें, 2g होता है आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई हाइट आपके पास कितनी है 10, v², इन सबको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें आपको हो जाएगा 19.6 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 196, क्या हो गया v²। अब आपको स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लीजिए दोनों साइड का, यहाँ स्क्वायर रूट से ये कट गया, v इज इक्वल टू, और 196 का स्क्वायर रूट आता है 14 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। तो दरअसल ये जो वेट है ये बस ऐसी बेकार के लिए दिया था, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये वेट हमारे लिए बेकार दिया हुआ है। कुछ लोग होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स उसको ऐसे करते हैं जी कि ये इस वेट से मास निकाल लेते हैं। वेट का फार्मूला क्या यूज करते हैं जी, सॉरी मास का फार्मूला वेट में से निकालते हैं, मास इज इक्वल टू W/g, इस फार्मूले को यूज करके मास निकाल लेते हैं और फिर इस इक्वेशन को एज इट इज लगा देते हैं, मास की जगह वो जो वैल्यू आती है वो डाल देते हैं, यहाँ पे भी वही वैल्यू डाल देते हैं। हमने अपने आप को बचाया, हमने ये नहीं किया, हमने वेट से मास नहीं निकाला, हमने दोनों इक्वेशन में से मास ही काट दिया, दोनों साइड पे था कॉमन था क्रिटिकल, हमारे लिए इसका वेट का कोई काम नहीं रहा। तो ये आपके पास 8वां न्यूमेरिकल था, लास्ट न्यूमेरिकल था, यहाँ आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, चैप्टर 8 इज फिनिश। कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 नहीं 10 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9 एक फालतू सा चैप्टर है, अभी इस पर हो सकता है ये आपका रिड्यूस हो जाए। 9 चैप्टर पे बोर्ड ने ये कहा है कि मे बी एक्सक्लूडेड, इसको शायद हटाया जा सकता है, तो हो सकता है ये रिड्यूस हो जाए, इसलिए इसको हम एंड में देखेंगे, अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो पढ़ लेंगे, रिड्यूस हो गया तो छोड़ देंगे, सिंपल मशीन। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स में या इस चैप्टर में कोई सवाल है तो माइक आपका खुला हुआ है, पूछिएगा, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। सर वो जो कल मैं जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब कोई बॉडी रेस्टिंग होती है तो स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। सर हमने जब लिखा तो हमने दोनों निकाला, देखा सर तो दोनों एनर्जी एक ही है ना, मतलब दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट हो रही हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में। आपकी आवाज ये मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आई है, आपने मुझसे सवाल क्या किया, आपने तो मुझे बिल्कुल सही बात बताई है। आपने ये कहा है कि सर गाड़ी चल रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, वही गाड़ी अगर रुक जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, क्यों कैसे? क्योंकि जो आपने काइनेटिक एनर्जी बनाई वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो जब गाड़ी रुक गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हाँ ठीक है, फिर इसमें क्या है गड़बड़?
नहीं, फिर हमने मतलब टोटल एनर्जी जब निकाली ना, एमजीएच जब हमने निकाला तो हमने दोनों एनर्जीज को प्लस किया। तो देखा जाए तो ये दोनों एनर्जीज एक ही है ना, तो हम इन दोनों को प्लस कैसे कर सकते नहीं, असल में जो ऊपर इक्वेशन के अंदर हम प्लस कर रहे थे ना, इसका मकसद होता है जितनी काइनेटिक बची हुई है, जितनी पोटेंशियल। अब देखो इसको यहाँ से समझो, नंबर से समझ लेते हैं इसको। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी चल रही है, तो चलते टाइम उसके अंदर प्योरली काइनेटिक एनर्जी, सपोज करें जी 1000, ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? जितनी उसके अंदर काइनेटिक है, उसके अंदर जितनी उसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि सारी थोड़ी ये थोड़ी है कि पूरी पूरी कन्वर्ट हो जाती है। जब आपकी गाड़ी चल रही है तो आपकी काइनेटिक बन रही है, जब उसकी हाइट कम होती जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक, रफ्तार भी कम होती जा रही है, हाइट भी कम होती जा रही है। तो अब क्या होता है, रफ्तार चूंकि कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, खत्म नहीं हुई, कम हो गई। ठीक है जी। अब सपोज करो इस गाड़ी, ये गाड़ी चल रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुई, कम हो गई। यानी मिसाल के तौर पे 1000 में से 500 जूल रह गई, वो कहाँ गई 500 जूल? तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई 500 जूल। तो ये नहीं होता कि काइनेटिक है या जीरो, या पोटेंशियल एनर्जी है या जीरो, नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, थोड़ी सी काइनेटिक दे जाती है, थोड़ी सी पोटेंशियल दे जाती है। तो हम यूं कहते हैं जी कि जितनी भी काइनेटिक है, जितनी भी पोटेंशियल है, हम वो दोनों ऐड कर लेते हैं। हमने जो मामलात लिए, हमने एक्सट्रीम के लिए थे। हमने दो पोजीशन ली थी, एक ये ए पोजीशन और एक ये जमीन की जीरो पोजीशन। इधर ये एक्सट्रीम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जीरो होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। हमने तो एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए थे जहाँ पे एक एनर्जी मुकम्मल तौर पर दूसरे में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आप बीच का कोई पॉइंट ले लो, यहाँ क्यू ले लो, तो यहाँ इसमें पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी। काइनेटिक भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर थोड़ी सी, और पोटेंशियल भी होगी, दोनों मौजूद होंगी। हाँ, एक्सट्रीम मैक्सिमम नहीं होंगी, मैक्सिमम तो खाली एक्सट्रीम में, या कम होंगी। तो आप यूं समझ लो यहाँ पर 1000 जूल जो है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक जीरो। फिर जब यहाँ बीच में आए क्यू पॉइंट पर 500 काइनेटिक है गई, 500 पोटेंशियल हो गई। और जब नीचे वाले पॉइंट पर आए तो पोटेंशियल जीरो, ये पूरी की पूरी क्या हो गई 1000। तो एकदम आहिस्ता आहिस्ता से कन्वर्ट होती है, एकदम से कन्वर्ट नहीं होती। जितना आपका ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा उसकी हाइट कम होती जा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। और चूंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसकी काइनेटिक बढ़ती जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती रहती है, और जब नीचे बिल्कुल मुकम्मल चली जाएगी तो पोटेंशियल में ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा इसको और अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, उसके लिए पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अब इसके लिए ये बात जरा बात जहन में रखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, फॉर्मूले में आता है mgh। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, फॉर्मूले में आता है 1/mv²। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास वही है जी मामला, ये आपके पास जमीन है O पॉइंट, ये आपके पास A पॉइंट है, A पॉइंट है, ये आपके पास जमीन है, ये B जीरो पॉइंट। ये दो पोजीशंस ली थी हमने कल। ये सारा फासला आपका कितना है h। अब जब आप A पॉइंट पर थे, आपकी वेलोसिटी चूंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, वेलोसिटी थी जीरो, काइनेटिक कितनी हो गई? चूंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक भी जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर हाइट मौजूद है, आपके पास हाइट कितनी है h, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली mgh। तो टोटल एनर्जी भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ही जितनी थी क्योंकि हाइट थी, यहाँ पर मौजूद थी हाइट। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए पॉइंट पर एक्सट्रीम है जी मामला, क्या कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल। अब जब नीचे आया ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर जब आया हाइट हो गई जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी जीरो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी हमने चेक करी थी ना कितनी, mgh बन गई थी 1/2mv² थी, फिर हमने उसको वेलोसिटी डाली थी थर्ड इक्वेशन से लेके, तो यही बन गई थी mgh। तो अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? चूंकि इसकी वेलोसिटी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि ये एक्सट्रीम्स है।
बिल्कुल आपके आखिरी पॉइंट पर जो बहुत ऊपर है वहां सिर्फ एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल। और बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा वेलोसिटी है वहां सिर्फ एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक। अब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन नीचे आ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जैसे ये नीचे आता जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी। हर एक सेकंड के बाद इसकी रफ्तार में 9.8 का इजाफा होगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो होगा क्या इसके नतीजे में, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और ये जीरो से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाती है फिर, mgh। अच्छा हाइट देखें, हाइट डिक्रीज हो रही है आपकी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट नीचे आता जा रहा है हाइट कम होती जा रही है। देखें जितना आप ये नीचे ऊपर से नीचे आता जाएगा हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके तो मामला बता दिए थे, ए पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल, ओ पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक। लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तो चूंकि वेलोसिटी आती जा रही है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी बनती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। अब एनर्जी तो क्रिएट नहीं होती, ये कहां से क्रिएट हो रही है, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो ये कहां जा रही है, तो ये आपस में कन्वर्ट हो रही है आपस। और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, थोड़ी काइनेटिक बन जाएगी, थोड़ी कम होती जाएगी। इसलिए हमने लिखा क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक, इसको हम फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे ये सारी डेरिवेशन होगी बीच में, बीच के पॉइंट में भी आप कैलकुलेट करो, ये चीज जो देखने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कोई सवाल है पूछिएगा, बात समझ में आई। वैसे भी ये जो एनर्जी जी, कन्वर्जन, कोई और सवाल नहीं। एनर्जी कन्वर्जन का मामला इतना सिंपल नहीं होता। अभी तो हम सिर्फ दो एनर्जी पढ़ रहे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल, क्या दो एनर्जी है बस, नहीं। जब आपकी गाड़ी चल रही होती है, आप गाड़ी है आपके पास, ये कार, सपोज करें जी ये गाड़ी है आपके पास, ठीक है। अब आप इस गाड़ी के अंदर डालते हो पेट्रोल, पेट्रोल की वजह से क्या इसके अंदर पैदा होती है, पेट्रोल जलता है, हीट पैदा होती है जो कि एक एनर्जी है, एनर्जी सप्लाई हो गई। अब एनर्जी हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी जैसी इस ऑब्जेक्ट को मिलेगी इसके अंदर वर्क पैदा हो जाएगा, वर्क होना शुरू हो जाएगा। वर्क की वजह से क्या होगा, इसके अंदर वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो गई, काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो गई। यही हुआ ना, तो आपने जैसी इसको हीट एनर्जी दी, इसके अंदर गाड़ी के अंदर वर्क पैदा हुआ, वर्क की वजह से ये चलने लग गया, और चलने की वजह से, मोशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, कौन सी, काइनेटिक। फिर हमने क्या कहा कि ये जितनी भी हमने एनर्जी दी थी 1000 जूल, अगर हमने एनर्जी दी तो ये 1000 पहले वर्क में कन्वर्ट होगी, फिर जैसी पोटेंशियल एनर्जी बनना शुरू होगी तो ये 1000 जूल काइनेटिक बन जाएगा, यहाँ से खत्म होती जाएगी, ये बनती जाएगी। तो आप 1000 जूल एनर्जी देते हो तो 1000 जूल वर्क होता है, 1000 जूल वर्क होता है तो 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी बनता है। फिर जब ये गाड़ी रुक जाएगी तो ये 1000 जूल क्या होगा, इसकी पोटेंशियल बन जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1000 जूल। लेकिन खाली ये दो एनर्जी थोड़ी है भाई दुनिया में, और भी है। जब आपकी गाड़ी चलती है, आपकी गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी आप चलाते हो, थोड़ा सा आपकी हीट भी निकलती है, निकलती है ना, आपके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, गाड़ी के पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, इंजन गर्म हो जाता है, वो क्या है, हीट भी तो एक एनर्जी है। थोड़ी सी इंजन पार्ट्स की सूरत में आपकी हीट एनर्जी जाया होती है, 1000 में से समझ लो आपकी 300 जूल जो है यहाँ से निकल गई, आपने जो इंजन के पार्ट्स और ये चीजें गर्म हुई, 300 जूल एनर्जी आपकी यहाँ से जाया हो गई। कुछ एनर्जी आपकी जो है वो साउंड में से जाया हो जाती है, आपकी गाड़ी आवाज पैदा करती है, और साउंड भी तो एक एनर्जी है। ये जो साउंड आती है, क्या ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी है ना, ये क्या क्रिएट हुई है, नहीं। ये जो आपने इनिशियल हीट दी है इसमें से समझ लो आप 300 जूल आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होती है। फिर आपकी कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चला लेते हो, उसमें आपकी कुछ एनर्जी निकल जाती है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, गाड़ी में टेप चला लिया है ना, आपने टेप वेप चला लिया, डिंग 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 गाने बजाते हुए जा रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आप जब 1000 जूल एनर्जी दे रहे हो, सारी की सारी से वर्क नहीं हो रहा भाई, कुछ आपकी इधर उधर भी जा रही है, जो हमने अभी स्किप किया हुआ है, क्योंकि हम सिंपल पढ़ रहे हैं। 300 जूल आपकी गाड़ी के पार्ट्स को गर्म करने में लग गई, 300 जूल का आपका साउंड पैदा हो गया, 200 जूल की आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। अब कितना बचा देखो आप, 1000 में से 300 ये गया, 300 ये गया, 200 ये, 800। सिर्फ 200 जूल एनर्जी आपकी वर्क पैदा करेगी, सिर्फ 200 जूल एनर्जी से वर्क होगा। अब जब आपका 200 जूल एनर्जी से वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगी, 200 जूल।
और फिर जब ये गाड़ी रुकेगी या टकराएगी या कुछ भी होगा तो इसके अंदर 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इंक्रीज हुई है, 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई है। अब आप सूरज वूरज आपको गर्म होता है जी, आपके पास हीट एनर्जी गाड़ी खड़ी हुई आपने धूप के अंदर, तो आपकी इस खड़ी हुई गाड़ी में से कुछ 100-200 जूल जो है आपकी, तो 2000 लिखा हुआ है मैंने 200 यहाँ, 100-200 जूल आपकी हीट बन के उड़ जाती है जी। गाड़ी गर्म नहीं होती क्या? खड़ी हुई गाड़ी भी तो गर्म हो जाती है, आप हाथ लगा तो बहुत हाथ जल रहा है, क्या हुआ जी? आपकी सूरज ने, आपके टेम्परेचर ने इसकी हीट की थोड़ी सी इसकी एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में स्केप करा। तो बहुत सारा मामला होता है, एक नहीं होता है, कई मामला होते हैं। बहरहाल सारे केसेस में लॉ कंजर्वेशन याद रखिए, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, इधर उधर स्किप हो रही है, कहीं ना कहीं जाया हो रही है। ये नहीं कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई जी, 1000 जूल आपको एनर्जी दे रहा हूँ मैं गाड़ी के अंदर, सिर्फ 200 जूल का वर्क हो रहा है तो 800 क्या जाया हो गई? नहीं, 800 आपकी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जो आपको महसूस नहीं हो रहा। तो दैट इज वाई जब हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी उतना वर्क पैदा नहीं कर रही होती जितना हमें एक्सपेक्टेड होता है। ये कन्वर्जन के मामला है, पेचीदा चीज होती है, आहिस्ता तो 2-3 सालों में समझ में आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाके। फर्स्ट ईयर में भी ये पूरा चैप्टर है आपके पास सेम नाम के